दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं महाराजा सुहेल देव यूनिवर्सिटी यानी कि MSDU का BSc थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर जूलॉजी का फर्स्ट पेपर लेकर आया हूं। और इनके यहाँ के जो पेपर का पैटर्न था वो रिटन था, और ये जो पेपर हुआ है हाल ही में 30 अप्रैल 2025 को कंप्लीट हुआ है। तो जो भी स्टूडेंट जिनके एग्ज़ाम हो रहे हैं या फिर होने वाले हैं और वो किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर उनके रिटन एग्ज़ाम के पैटर्न हैं तो उनके लिए आज का ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो के क्वेश्चन से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। आपको यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ कि पेपर में जो भी क्वेश्चन आए हैं मैं उनको सॉल्व भी कराऊंगा, उनके आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा। तो अगर हम बात करें 6 सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर फर्स्ट की, तो उसका टाइटल है इवोल्यूशनरी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। और जैसा कि सभी जगह के जो पेपर होते हैं वो 75 नंबर के होते हैं। और पहला जो यूनिट है, यूनिट ए, उससे कुल आपको 10 क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी कि यूनिट ए में आपसे कुल 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम 50 वर्ड्स में लिखने हैं। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है वेस्टिजियल ऑर्गन्स यानी कि अवशेषी अंग। तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते क्या है या अवशेषी अंग होते क्या है? तो ऐसे अंग जो कि किसी समय में हमारे शरीर में यूज़फुल थे जब हम उनका यूज़ कर रहे थे, लेकिन हमने उसका यूज़ करना बंद किया तो धीरे धीरे वे अंग अपना कार्य करना बंद कर दिए, लेकिन आज भी वो हमारे शरीर में अवशेष के रूप में पाए जाते हैं और ऐसे अंगों को हम बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स। जैसे कि अगर बात करें हम मनुष्य में, तो मनुष्य में विजडम टीथ, अक्लदात जो होती है, अपेंडिक्स है, शरीर पर हेयर का पाया जाना, कॉक्सी यानी कि टेल बोन, फिर मेल में निप्पल का पाया जाना, ईयर मसल्स है। तो ये सभी क्या हैं? एक तरह से हमारे शरीर के अवशेषी अंग हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है होमोलॉगस ऑर्गन्स यानी कि सजातीय अंग। तो होमोलॉगस ऑर्गन्स होते क्या है? होमोलॉगस स्ट्रक्चर हैव सिमिलर एनाटॉमी बट नॉट नेसेसरी द सेम फंक्शन। यानी कि ऐसे अंग जो कि एनाटॉमी में देखा जाए यानी कि आंतरिक संरचना में देखा जाए तो एक जैसे होते हैं, लेकिन उनके कार्य अलग अलग होते हैं। अगर एग्जाम्पल के रूप में बात करें, हमारे हाथ, ठीक है, चीता के पैर, या फिर वेल के जो फ्लिप है, या फिर बैट के जो विंग्स है, तो इनके इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप सेम दिखेंगे, यानी कि इनके जो बोन का पैटर्न है वो आपको एक जैसा दिखेगा। लेकिन अगर इनके कार्य को देखें तो हाथ, जो मनुष्य का हाथ है वह पकड़ने में सहायता करता है, चीता का पैर दौड़ने में सहायता करता है, वेल का जो फ्लिप है ये तैरने में सहायता करता है, जबकि बैट का जो विंग्स है वो उड़ने में सहायता करता है। तो कार्य तो अलग है लेकिन एनाटॉमी सिमिलर है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन यानी कि भिन्न विकास। तो अगर हम बात करें डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की, पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन इन विच टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ग्रेजुअली बिकम मोर एंड मोर डिसिमिलर। यानी कि एक ही एंसिस्टर के, यानी कि एक ही वंश के जीव जो कि आगे चलकर उनमें ऐसा परिवर्तन होता है कि वो एक दूसरे से भिन्न हो जाते हैं, और इस तरह के इवोल्यूशन को हम बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में जो एंसिस्टर होते हैं यानी कि जो पूर्वज होते हैं वो कॉमन होते हैं, लेकिन उन पूर्वजों के जो स्पीसीज बनते हैं वो एक दूसरे से धीरे धीरे एकदम ही भिन्न हो जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डार्विन जो है थे वो वेरिएशन के बारे में नहीं जान पाए, यानी कि जो चेंजेस होते हैं, जो विभिन्नताएं होती हैं वो किस वजह से होती हैं, वो जीन में परिवर्तन के कारण होते हैं या फिर क्रोमोसोम में परिवर्तन के कारण होते हैं। तो 1901 में ह्यूगो डिब्रीज ने सजेस्ट किया म्यूटेशन। तो म्यूटेशन कहने का मतलब क्या था? रैंडम चेंजेस या फिर कह सकते हैं सडन चेंजेस। तो जब अचानक परिवर्तन होता है, चाहे वो जीन में हो चाहे क्रोमोसोम में हो, तो उसे हम बोलते हैं म्यूटेशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फिफ्थ क्वेश्चन की ओर, जो कि है जेनेटिक ड्रिफ्ट यानी कि अनुवांशिक विचलन। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता क्या है? जब किसी
स्मॉल पॉपुलेशन में यानी कि किसी छोटे से पॉपुलेशन के जीन पूल में चेंजेस होता है, और ये जो चेंजेस होता है बाय चांस होता है। तो जब किसी पॉपुलेशन में बाय चांस चेंजेस होते हैं तो इसे हम बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। और याद रखिएगा कि जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है वो हमेशा स्मॉल पॉपुलेशन में ही होता है, और जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है वो डिपेंड करता है चांसेस पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, जो कि है एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। तो पहले समझते हैं कि स्पेसिएशन होता क्या है। तो स्पेसिएशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, यानी कि नई जातियों का बनना। अब ये जो नई जातियां हैं वो दो तरह से बनती है, यानी कि स्पेसिएशन दो तरह से होता है, एक होता है एलोपैट्रिक और दूसरा होता है सिम्पैट्रिक। तो अगर हम बात करें एलोपैट्रिक स्पेसिएशन की, तो एलोपैट्रिक स्पेसिएशन में जो नई जातियां बनती है, जो नए पॉपुलेशन बनते हैं, वो फिजिकल सेपरेशन की वजह से बनते हैं। जैसे कि अगर कोई पॉपुलेशन जियोग्राफिकल बैरियर की वजह से अलग हो जाए, माउंटेन की वजह से अलग हो जाए, रिवर की वजह से अलग हो जाए, या फिर कुछ स्पेसिफिक रीजन की वजह से, वाटर के लिए, फूड के लिए, एरिया के लिए, या फिर जो वॉल्केनिक इरप्शन है उसकी वजह से दो स्पीसीज अलग हो जाए, दोनों में चेंजेस हो जाए, ठीक है। तो इस तरह का जो चेंजेस है वो कहलाएगा एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। क्वेश्चन नंबर 7 है गैमिटोजिनेसिस, यानी कि युग्मक जनन। तो गोनेड्स में गैमिट के फॉर्मेशन, या फिर कह सकते हैं कि जो सेक्स सेल है उससे जो गैमिट बनता है ये कहलाता है गैमिटोजेनेसिस। अब गैमिटोजेनेसिस दो तरह के होते हैं, एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस जिसमें कि स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और ये आपको मेल के केस में देखने को मिलेगा, और दूसरा होता है oogenesis जिसमें कि ओवा का फॉर्मेशन होता है, और ये आपको किस में देखने को मिलेगा, फीमेल के केस में देखने को मिलेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, जो कि है एजिंग, यानी कि उम्र का बढ़ना। तो एजिंग क्या है? एजिंग एक तरह से पैटर्न है चेंजेस का, यानी कि परिवर्तन का एक तरीका है। जैसे जैसे हम ओल्ड होते हैं वैसे वैसे जो चेंजेस होती है वही कहलाती है एजिंग, और एजिंग के अध्ययन को हम बोलते हैं जेरेंटोलॉजी। तो ये जो एजिंग है, एजिंग के कई तरीके हो सकते हैं, यानी कि आपको एजिंग में कई चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, सोशल चेंजेस, लीगल चेंजेस, फंक्शनल चेंजेस। और ये सभी चेंजेस क्यों होते हैं? एजिंग की वजह से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टेम सेल, यानी कि अविभेदित कोशिकाएं। तो अगर आपको स्टेम सेल के बारे में पढ़ना है तो इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने डिटेल से वीडियो बनाया हुआ है, और पीछे भी आपने जो टॉपिक पढ़ी हैं उन सभी टॉपिक पर भी मैंने डिटेल से वीडियो बनाया है, और उन सभी वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आप चाहे तो उन सभी के बारे में आप डिटेल से जान सकते हैं। तो बात करते हैं हम स्टेम सेल की। तो स्टेम सेल ऐसे सेल होते हैं जिनमें कि डिवाइड होने की क्षमता होती है लंबे समय तक, और ये एक तरह से अनस्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, यानी कि आपको पता नहीं होगा कि ये किस तरह के सेल है और आगे चल के किस तरह के स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ये अनस्पेशलाइज्ड होते हैं, लेकिन ये स्पेशल टाइप के सेल बनाते हैं। जैसे अगर कोई स्टेम सेल है तो वो क्या कर सकता है, ये नर्व सेल भी बना सकता है, बोन सेल भी बना सकता है, ब्लड सेल भी बना सकता है। तो स्टेम सेल को कई पार्ट में, या फिर कह सकते हैं कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, उनके फंक्शन और उनके एबिलिटी के आधार पर। तो आप देख सकते हैं, अगर इनके बारे में डिटेल से पढ़ना है तो आप प्लीज़ डिटेल वाला वीडियो देख लें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 होलोब्लास्टिक क्लीवेज। तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता क्या है? तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज को समझने से पहले आइए समझते हैं कि क्लीवेज क्या होता है। तो जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद, तो जाइगोट में क्या होता है, सेल डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है। तो जब ये सेल डिवीज़न स्टार्ट होता है, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्लीवेज, और सेल डिवीज़न के फलस्वरूप फॉर्मेशन होता है ब्लास्टुला का। अब ये जो क्लीवेज होता है ये 3 टाइप के होते हैं। पहला है होलोब्लास्टिक, दूसरा है मीरोब्लास्टिक, और तीसरा है प्लेसेंटल। तो अगर हम बात करें होलोब्लास्टिक क्लीवेज की, तो जब जाइगोट में, या फिर कह सकते हैं कि जब ब्लास्टुला में कम्प्लीटली क्लीवेज होता है, यानी कि पूरा ब्लास्टुला ही डिवाइड होता है, पूरा जाइगोट ही डिवाइड होता है, तो इस तरह के क्लीवेज को हम बोलते हैं होलोब्लास्टिक क्लीवेज। अब ये होलोब्लास्टिक क्लीवेज दो तरह से हो सकता है, इक्वल और अनइक्वल, यानी कि डिवीजन तो होगा लेकिन सेल जो होंगे इक्वली डिवाइड हुए तो इक्वल हुए, अनइक्वली डिवाइड हुए तो अनइक्वल। तो फर्स्ट क्वेश्चन के बाद चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, और सेकंड क्वेश्चन आपको मिलेगा
शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, यानी कि जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उसमें। तो लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे कुल 5 पूछे हुए हैं और एक क्वेश्चन कुल 7 नंबर का है, यानी कि जो सेकेंड यूनिट है इससे आपसे कुल 35 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको मैक्सिमम 200 वर्ड्स में देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव एन अकाउंट ऑफ कीमोसिंथेटिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की उत्पत्ति में रसायन संश्लेषण सिद्धांत का वर्णन कीजिए। आपको बता दें कि इस टॉपिक के लिए आपको आंसर ओपेरिन का जो ओरिजिन ऑफ लाइफ का सिद्धांत है वो लिखना है और इस टॉपिक से मैंने वीडियो बनाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। तो उपयुक्त उदाहरण की सहायता से जो अभिसरण विकास है, यानी कि जो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है उसकी प्रक्रिया का वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिव एन अकाउंट ऑफ टाइप ऑफ फॉसिल्स विथ सुटेबल एग्जाम्पल। तो उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से विभिन्न प्रकार के जो जीवाश्म हैं उनके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्क्राइब बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज विथ सुटेबल एग्जाम्पल। तो उपयुक्त उदाहरण देकर आपको प्रजातियों के जो जैविक अवधारणा है उसके बारे में बताना है। वहीं अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफाइन गैस्ट्रुलेशन, यानी कि गैस्ट्रुलेशन को परिभाषित कीजिए। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। तो जो गैस्ट्रुलेशन है उसको उदाहरण की सहायता से उसके बारे में आपको वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिफाइन द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन, डिस्क्राइब द प्रोसेस बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ रीजनरेशन ऑफ लिम्स इन सैलेमेंडर। तो पुनर्जनन को आपको परिभाषित करना है और सैलेमेंडर की जो लिम्स है उसमें पुनर्जनन की प्रक्रिया को आपको उदाहरण सहित समझाना है, यानी कि जो पुनर्जनन है आपको उसको बताना है। तो एक एग्जाम्पल आपको देना है सैलेमेंडर का कि सैलेमेंडर्स के लिम्स में कैसे रीजनरेशन होता है। और आपको बता दूं कि इस यूनिट मतलब आपका जो पेपर फर्स्ट है उसमें जितने भी आपके सिलेबस में मेंशन टॉपिक हैं उससे मैंने रिलेटेड वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको ये नहीं पता होगा, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, आपको सभी टॉपिक के वीडियो मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, गिव एन ब्रीफ अकाउंट ऑफ हार्मोनल रीएक्टिवेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंसेक्ट, यानी कि कीटों के विकास में जो हार्मोनल पुनर्सक्रियन है इसके बारे में आपको संक्षेप में विवरण देना है, यानी कि डिटेल में आपको इसके बारे में लिखना है। अब बात करते हैं सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी में आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको कोई 2 क्वेश्चन करना होगा। एक क्वेश्चन 10 नंबर का है, यानी कि इस यूनिट से आपसे कुल 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको केवल 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट एन एसे ऑन मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि विकास के आधुनिक संश्लेषण सिद्धांत पर आपको टिप्पणी लिखना है या फिर निबंध लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, डिस्क्राइब म्यूटेशन एज ए फोर्स ऑफ इवोल्यूशन इन डिटेल, यानी कि विकास की एक शक्ति के रूप में जो उत्परिवर्तन है, कहने का मतलब है कि इसमें आपको उत्परिवर्तन के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, डिफाइन द टर्म मास एक्सटिंक्शन, डिस्क्राइब कॉजेज एंड नेम ऑफ 5 मेजर मास एक्सटिंक्शन इन डिटेल। तो सामूहिक विलुप्ति को परिभाषित करना है और किन्हीं 5 सामूहिक विलुप्ति के नाम और उनके कारण के बारे में आपको विस्तार से बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, गिव डिटेल अकाउंट ऑफ रेगुलेटरी रोल ऑफ एनवायरनमेंट इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास की प्रक्रिया में जो पर्यावरण की भूमिका है उसका विस्तार से आपको वर्णन करना है। तो ये कुल 13 क्वेश्चन थे और 13 क्वेश्चन में किस तरह के क्वेश्चन मिले हैं आप देख सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आप सभी को पता होगा कि मैंने गेस्ट पेपर भी डाला था और उस गेस्ट पेपर से कई सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं इसमें पूछे गए हैं। तो जिन स्टूडेंट के एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।